Hello friends, welcome back to my channel. It's me Raja Hayat. Today we are going to discuss the production possibility curve. और उसके और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसकी शॉर्ट फॉर्म ये पीपीसी के नाम से जाना जाता है, पीपीएफ के नाम से जाना जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स थी। तो ये पीपीसी या पीपीएफ होता क्या है, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो आइए जानते हैं। It is a curve which depicts all the possible combination of two goods which an economy can produce with given resources and technology। कह रहा है ये एक कर्व है। क्या है कर्व? कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कर्व का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कर्व का मीनिंग होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब भी हम किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। कह रहा है ये एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा ग्राफ है जो डिपिक्ट करता है, जो दिखाता है। क्या डिपिक्ट करता है? ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस का मतलब है, कॉम्बिनेशन वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तभी तो वर्ड यूज़ होता है कॉम्बो, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है किन का? टू गुड्स का। यही तो कह रहे थे ना कि कॉम्बिनेशन है, तो किसका कॉम्बिनेशन है? टू गुड्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये जो कर्व है ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है दो गुड्स का। कैसा कॉम्बिनेशन? पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ही कॉम्बिनेशन, उल्टा सीधा नहीं, इलॉजिकल नहीं कॉम्बिनेशन, लॉजिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती हो। काय से प्रोड्यूस कर सकती हो? जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। गिवन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे कर सकते हैं। यानी कि हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम उन रिसोर्सेज, उन टेक्नोलॉजी से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कितने कॉम्बिनेशन दो गुड्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम उस चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऑलराइट, जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम उसके अजम्पशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अजम्पशंस। अजम्पशंस का मीनिंग होता है जब भी हम कोई चीज़ मान कर चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अजम्पशंस बोलते हैं। तो पहला अजम्पशन है, अगर हमें पीपीसी पढ़ना है तो हमें ये मान लेना है, अपने दिमाग में डाल लेना है, ये दिमाग में क्या कि रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं वो फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड का मतलब अगर मेरे पास एक ज़मीन है तो एक ही ज़मीन रहेगी, वो ज़मीन ना बढ़ेगी ना वो ज़मीन मैं बेच दूंगी, कम हो जाएगी। तो जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। दूसरा अजम्पशन, दूसरी चीज़ क्या हमें मान के चलना है कि जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन दो गुड्स को बनाने में वो चेंज नहीं करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एक गुड में हम कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ प्रोहिबिटेड है, मना है। दोनों ही गुड्स में एक ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और वो टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी चेंज, हम बदल भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल दोनों गुड्स में सेम ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है लेकिन 2 महीने के बाद हमने कोई और ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, ऐसा नहीं है। सेम टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करना है ऑल ओवर द पीरियड। रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज, और जो भी हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, बोला ना जो रिसोर्सेज फिक्स हैं, उन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए। फुल्ली यूज या फुल्ली यूटिलाइज मतलब फुल्ली इस्तेमाल का मतलब है कि अगर मेरी ज़मीन है, जितने भी एकड़ की ज़मीन है, वो सारी एकड़ की ज़मीन इस्तेमाल होना चाहिए। एक एकड़ भी, इतना सा भी ज़मीन का हिस्सा वेकेंट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? डी एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज, क्या लिखा हुआ है? रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। बोथ द गुड्स हैं, मान के चलिए वो जो दो गुड्स हैं वो हमारा एक गुड है, मान लेते हैं हम वीट है। ठीक है, एक गुड हमारा कितना है? गुड 1 हमारा वीट है और गुड 2 हमारा जो है वो हमारा मान लेते हैं कॉटन है। ठीक है, ये दो गुड्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ही ज़मीन पे। अगर मेरी ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल है
तो वो वीट ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, लेकिन कॉटन इतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन में, उन रिसोर्सेज, वो जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट दोनों के लिए साबित नहीं हो सकते। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। तो हम देखेंगे जब भी कर्व आता है तो कर्व के बारे में लिखते हैं, अजम्पशंस लिखते हैं, उसका शेड्यूल लिखते हैं और कर्व भी बना कर आते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक जगह मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ली हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ मतलब या तो ए फॉलो करेंगे हम, या बी, या सी, या डी, या ई, या एफ। ठीक है, अगर हम ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉलो करते हैं तो गुड एक्स हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और गुड वाई हम 15 कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बी लेते हैं तो गुड एक्स 1 कंज्यूम कर रहे हैं और गुड वाई 14 कंज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली सी, डी, एफ ऐसे दे रखा है। अब देखिए, जब मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बी में आई तो मैंने गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पे मतलब मैंने गेन करा एक तरीके से। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर हमारा 1 क्या हो गया, सेक्रीफाइस कर दिया गुड वाई। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बी पे अगर मुझे फॉलो करना है तो मैंने गुड्स एक ज़्यादा गेन करा और वहीं पे गुड वाई एक कम क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। फिर जब इधर आए तो ये एक गेन हो गया, भाई पहले 1 कंज्यूम हो रहा था अब 2 कंज्यूम हो रहा है। यहाँ 14 से ये 12 आ गया तो यहाँ पे 2 कम हो गया। सेम इधर +1, इधर -3, इधर +1, इधर -4, इधर +1 और इधर -5। ये बना कि नहीं बना? ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि आपको जो कर्व बने, जो आपका कर्व बनेगा तो ये आपकी एक्स एक्सिस आ जाएगी और ये वाई एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पे हमेशा वही गुड लेना है उन दोनों गुड्स में से जो इंक्रीज होता हुआ हो, इंक्रीज होता हुआ। ठीक है, और वाई पर मतलब वाई एक्सिस पे आपको वही गुड लेना है जो डिक्रीज होता हुआ। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इनमें से इंक्रीज और डिक्रीज कौन हो रहा है? इंक्रीज मतलब गेन और डिक्रीज मतलब सेक्रीफाइस। तो गुड एक्स हमारा क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि गुड एक्स को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे और गुड वाई को फिर हम कहाँ ले लेंगे, वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है ना बात? ठीक है, अब मुझे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का जो मैंने बना रखा है उसका MOC निकालते हैं। MOC क्या चीज़ होती है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। तो देखिए कैसे निकलता है। तो मैंने आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बताया था स्लोप का। किसी भी हमें कर्व का स्लोप निकालना होता है तो फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ हमने गुड वाई, देखिए गुड वाई जो है हमने वाई एक्सिस पे रखा है तो ये मेरा हो गया वाई। ठीक है, और गुड एक्स मैंने कहाँ पे रखा है, एक्स एक्सिस पे, तो ये हो गया मेरा एक्स। ये कह सकती हूँ कि ये वाई एक्सिस पे आ गया और ये हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया। क्लियर? तो चेंज इन वाई एक्सिस, तो वाई ये है, चेंज मतलब डिफरेंस। आपको पता है स्टार्टिंग में तो डैश ही आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कंपेयर करने के लिए कुछ और है नहीं। यहाँ पे चेंज कितना आया, पहले 15 था अब 14 है, 1 का चेंज आया। डिवाइडेड बाय इधर कितना चेंज आया, 0 से 1, 1 का चेंज आया। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। कितना चेंज आया है, 2। इधर कितना चेंज आया, 1। तो 2/1 कितना आ गया, 2। सेम 3/1, 4/1, सेम आंसर आ गया। अगर मैं अपना MOC को ध्यान से देखूं तो मैंने आपको बताया था ये 3 चीज़ हो सकती हैं, या तो इंक्रीजिंग या कांस्टेंट या फिर हमारा कौन सा होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस। तो ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस है, ये कांस्टेंट रेट ऑफ सेक्रीफाइस है, ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस है। द आंसर इज ये इंक्रीजिंग है, तो मैं कह सकती हूँ इंक्रीजिंग MOC। क्लियर? अब याद रख करिए कि मैंने आपको उन तीनों कर्व्स के वो भी बताया, वो उन तीनों उसके इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और उसका कांस्टेंट के मैंने कर्व्स बताए थे। तो इंक्रीजिंग का कर्व कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था कॉन्वेक्स नाम। तो ऐसे सेक्रीफाइसेस जिनका रेट इंक्रीजिंग होता है उस कर्व को हम बोलते हैं कॉनकेव शेप्ड। तो इसका यानी कि PPC का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव शेप होता है। ये है आपका बन गया 1 मार्क क्वेश्चन। तो देखिए इसका कर्व है ये। ठीक है, मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर लिख दिया, वहाँ पे हम लिख सकते हैं ये था गुड एक्स और ये हमारा क्या था,
गुड वाई। लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, कर्व बना दिया और लिख दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स बनाए, एक्स डॉट है जो कि कर्व पर आ रहा है, वाई डॉट है जो कर्व के अंदर आ रहा है, एंड देन जी डॉट है जो कर्व के आउटसाइड है। अब मुझे ये देखना है कि इन तीनों में से जो पॉइंट्स हैं, जो डॉट्स हैं, कौन से अटेनेबल डॉट्स हैं और कौन से अनअटेनेबल हैं। तो अगर कोई इस कर्व पे आ रहा है डॉट या इस कर्व के अंदर डॉट आ रहा है, दैट मीन्स वो रिसोर्सेज मेरे लिए अटेनेबल हैं। अगर कोई डॉट इस कर्व के अंदर आ रहा है मतलब वो अंडर यूटिलाइजेशन है। मतलब अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज अभी पूरे इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए। अगर इस पूरे कर्व में कहीं पर भी डॉट आ रहा है, इसका मतलब है हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज है 101%। लेकिन अगर इस डॉट से बाहर है तो हम उसको ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कह सकते, तो हम कह सकते हैं कि ये अनअटेनेबल है। ऐसा कोई रिसोर्स है नहीं कि हमारे पास 100 रुपये हैं और ख़र्चा कर रहे हैं 150 का, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती है। तो ये है कर्व किसका, पीपीसी का।